अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है इस्मान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज हम नेक्स्ट जेएस की सेकंड क्लास का स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली होगी, क्योंकि मोस्टली आज की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम जो पुरानी वाली चीज़ें हैं उसको ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करने जा रहे। लेकिन अभी हम लोग वो चीज़ें देखने जा रहे हैं कि भाई हम सेकंड क्लास किस तरीके से होगी। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं इसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली अब तक जो हमने पढ़ा था किस तरीके से पढ़ा था वो सारा कुछ आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों ने अगर नेक्स्ट जेएस की पहली क्लास नहीं देखी तो वो देख लेगा। और हो सकता है ये वाली क्लास शायद 2 स्टेप में आए, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैंने क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। तो अगर रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे 2 घंटे पे जाती है या 2 घंटे से क्रॉस करती है या 1.5 घंटे से क्रॉस करती है, तो हो सकता है मैं इसकी क्लास के दो दो पार्ट कर लूँ, जैसे क्लास पार्ट 1 क्लास पार्ट 2। सही है, तो इस तरीके से आपके पास यूट्यूब पे आ जाएगा, क्योंकि 3 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बनाना कोई इतना आसान काम होता नहीं है। अच्छा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द एक्चुअल कंटेंट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता था कि भाई मैंने अपनी एक रेपोजिटरी बना ली है, तो वहीं चलते हैं। सही है, तो अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे इस्फहान अहमद गूगल के ऊपर, सही, तो मोस्टली आपके पास जो चीज़ें आना मैं चाह रहा हूँ वो आ जाएगी। और यहाँ पे आपको मेरा गिटअप खोलना है। जैसे ही आप गिटअप में आएंगे आपको रेपोजिटरीज पे क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ पे आपको एक लर्न नेक्स्ट जेएस के नाम से रेपोजिटरी मिलेगी। उस रेपोजिटरी के अंदर जाके आपके पास ये वाला जो है हमारा कोर्स एक्सेस हो जाएगा। अब लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2। सही, तो चैप्टर 2 में क्या है देखते हैं और उसको किस तरीके से करते हैं। सही। अच्छा, तो मोस्टली लोगों का सवाल ये था, सर हमें रिएक्ट नहीं आती तो हम क्या करें, हम क्या नेक्स्ट जेएस सीख सकते हैं नहीं सीख सकते। तो उस पर मैंने इनिशियली ये जवाब दिया था कि अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप तब भी सीख सकते हो, लेकिन आना बेहतर था। सही है, तो अब क्योंकि ये कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैंने इसमें ये करा है कि भाई फंडामेंटल रिएक्ट के जो थे वो एटलीस्ट मैं आप कवर करवा देता हूँ, जो कि आपको टाइपस्क्रिप्ट में के अंदर हम रिएक्ट को पूरा इंस्टॉल करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, एक टू डू ऐप भी बना लेंगे। सही है, तो उस चीज़ को हम लेके जाएंगे। तो चलें इसको देखते हैं डिटेल में भाई क्या चीज़ है कैसे होगी। तो अच्छा भाई, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक दिस इज़ इनफ, राइट। सो अच्छा, रेपोजिटरी के अंदर ये बेसिकली ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब आप ब्रांचेस के अंदर आएंगे तो आप वहाँ से चेंज कर लेगा और चैप्टर 2 में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारा कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है इसके अंदर जो हमें कवर करना है और कम टाइम के अंदर। अच्छा भाई, रिएक्ट फंडामेंटल विद टाइपस्क्रिप्ट बिल्डिंग अ टू डू ऐप स्टेप बाय स्टेप, वाइट बीट एडिशन वाइट एडिशन, लोग इसको किसी तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। सही है, अब ये क्या कहानी आ गई, इसको भी अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं। सही है, तो भाई वेलकम टू आवर बिगनर फ्रेंडली गाइड टू बिल्डिंग अ टू डू ऐप यूजिंग रिएक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट एंड वाइट। सही है, तो भाई हो क्या रहा है भाई, अभी अब तक आपने जो लास्ट क्लास में देखा था भाई, लास्ट क्लास में मैंने नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करी थी। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को पहले रिएक्ट के फंडामेंटल समझा देता हूँ। सही है, और फिर बाद में जब वो चीज़ें आपके सामने नेक्स्ट.जेएस में होंगी तो आपको बोलेंगे हाँ यार ये चीज़ सही है ये तो रिएक्ट की है। क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं सीखते और नेक्स्ट.जेएस पे आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि हार्ड हो, तो ये रिएक्ट जब आप कवर करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ आसानी हो जाएगी। तो इसी वजह से भाई मैंने ये बनाया। इसमें होगा क्या भाई, इस स्टेप के अंदर या इस चैप्टर के अंदर भाई हम इजी टू फॉलो स्टेप करेंगे और उससे हमें फ़ायदा क्या होगा भाई, दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू लर्न रिएक्ट फंडामेंटल दैट आर आल्सो एप्लीकेबल टू नेक्स्ट.जेएस डेवलपमेंट। सही है, तो बाद में जब आप नेक्स्ट.जेएस पे काम करेंगे तो ये मोस्टली चीज़ें आप उधर यूज़ कर रहे होंगे। सही है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ी थी, इस क्लास में भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अच्छा भाई, इनिशियली वेब एप्लीकेशन आई थी, अच्छा कैसे आई वो हमने एक पूरी कहानी सुनी थी पिछली वीडियो में, मैं इतनी लंबी नहीं करने वाला भाई। 90s के अंदर इनिशियल जो वेब पेजेस आए थे वो स्टैटिक होते थे और जो कि HTML CSS के बने हुए होते थे। सही है, और बहुत कम इंटरेक्टिविटी होती थी। सही है, इसका मतलब ये था कि भाई कुछ खास उसमें ना एनिमेशन थी, शश के कम थे आसान अल्फाजों में। फिर जावास्क्रिप्ट आई भाई हमारे पास 1995 में, जिसके बाद थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना सा आ गया था डायनेमिक कंटेंट, बट लिमिटेड स्कोप था। फिर
जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज आई, सही है, 2000 में भाई जेक्यूरी आई। इसके बाद क्या कहते हैं, जिसने हमें आसान कर दिया भाई डॉम मैनिपुलेशन। जिन लोगों को डॉम नहीं पता, बेसिकली अगर आप अपना राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें तो बेसिकली आपके पास एक क्या खुल जाता है भाई, एक पैनल खुल जाता है, सही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है, HTML, सही है। तो जब आप इस HTML को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करते हो तो वो क्या बोलता है भाई कि डॉक्यूमेंट, इसको पूरा बोलता है, और ऑब्जेक्ट मॉडल, सही है। तो वो फिर आपको इस पूरे के पूरे, अगर आपको चाह रहे हो कि मैं इसका टाइटल चेंज कर दूं, ये जो ऊपर आ रहा है, या इसका कंटेंट चेंज कर दूं, तो इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए अगर आपको करना है तो उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स के ज़रिए करवा रहे होते थे। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि भाई आपने बोला यार उस बंदे ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया था, मतलब आपने एक सीधे साधे बंदे को बहका दिया या फिर दिमाग बना दिया उसका, बाकी बाद में बोला कि अपनी मर्जी है आपकी, देख लो। तो उसी तरीके से कुछ है, सही। इंटरेक्टिविटी आ गई भाई। अभी भी ये कहते हैं जो रेंडरिंग थी वो क्या थी, स्टिल डन ऑन सर्वर साइड। अच्छा, इनिशियली क्या होता था, जब सबसे पहले तो स्टैटिक वेबसाइट थी। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी थी कि भाई जैसे आप जाएं दुकान पे सब्जी की और उससे बोले भाई 1 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करेगा भाई, आलू उठाएगा, बने बनाए उगे हुए आलू होते हैं, सही है, वो दे देगा आपको, डेट सेट, सही। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, रुका हुआ, जैसा था वैसे ही आपको दे दिया। उठाना और देने वाला काम था। सर्वर का क्या काम था, किसी ने बोला भाई मुझे ये वाली पर्टिकुलर फाइल देखनी है, वो उठाता था और वो दे देता था। फिर जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज आई तो उसमें थोड़ा बहुत उसने मैनिपुलेशन वगैरह डाल दिया था। लेकिन जो सर्वर साइड वाली कहानी थी ना, सर्वर साइड में क्या हुआ भाई, सर्वर साइड में हमारे पास ये हुआ कि अब आप आलू नहीं खरीद रहे, अब आप क्या कर रहे हो, चिप्स खरीद रहे हो, सही है। अब आप क्या खरीदो, चिप्स। आप चिप्स की दुकान पे गए, आपने बोला भाई 20 रुपए के चिप्स दे दो, 50 रुपए के चिप्स दे दो, खैर 20 के अब नहीं आते होंगे, 100 रुपए के या 50 रुपए के आपने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर करा। तो वो क्या करेगा भाई, ऐसा नहीं है कि वो आपको आलू दे देगा, बोलेगा काटो, सही है, और ये लो, क्या कहते हैं, फ्रायर ले लो, इसमें आप इसको फ्राई कर लो, ऐसा कर लो, ऐसी कोई कहानी नहीं है, सही है। वो क्या करेगा, सर्वर साइड मतलब अपने पास जो उसका मशीन लगी हुई है, सही, उसके ऊपर चिप्स फ्राई करेगा और आपको दे देगा, सही। तो ये इनिशियली सर्वर साइड ही थी सारी, जितनी भी ASP.NET, PHP, मोस्टली जो लैंग्वेजेस थी वो सर्वर साइड काम करती थी। इसका मतलब क्या है भाई, इसको अगर मैं वापसी वेब पे कन्वर्ट करूँ, तो जब आप किसी वेब पेज को मांगते थे तो वो सर्वर पे ऊपर सारा काम प्रोसेस हो जाता और वो आपको दे देता था। वो भी हम नीचे भी देखेंगे। फिर 2010 अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है, तो भाई ये वो टाइम था जब एंगुलर JS आई 2010 में। एंगुलर JS पे बहुत काम होने लगा। ये क्या कर रही थी भाई, ये क्लाइंट साइड थे फ्रेमवर्क्स। और फिर रिएक्ट आई, रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है बाय द वे। Vue.js आई, Vue.js फ्रेमवर्क है। इन्होंने आके ना भाई एक नई चीज़ को जन्म दिया, उसे कह रहे थे सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, जब इनिशियली हम लोग आए थे ना, तो हम लोग मोस्टली वेब के ऊपर वेबसाइट्स बनाते थे। और जब ये हल्के हल्के वेबसाइट और लोगों का जो एक तरीक़ेकार था ना वो चेंज होने लगा, तो फिर वेब हमारे पास चेंज हो गया। और हमारे पास एक नया वर्ड आया था, वेब ऐप का। वेब ऐप क्या है, जैसे आप फिग्मा है, फिग्मा पे आप पूरा पूरे डिज़ाइन बना लेते हो। अगर फिग्मा नहीं पता, कैनवा पे तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा, वो आपके पास आ गया। अब इसके अलावा फेसबुक भी अब एक वेब ऐप बन गई प्रॉपर, पिक्चर अपलोड हो रही हैं, क्रॉप्स हो रही हैं, सही है। यूट्यूब हो गई अपनी, यूट्यूब के अंदर इवन अगर किसी के पास चैनल है तो उसको पता होगा पीछे एडिटर होता है, बहुत सारा कुछ आ गया ना। तो ऑनलाइन जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनने लगे वो बेसिकली एक वेब ऐप की कहानी थी। तो उसमें क्या आता है भाई, आपके पास जो यूज़र का इंटरफेस होता है, मतलब जो यूज़र को दिख रहा होता है, सही है। जैसे कि अभी यहाँ पे यूज़र का इंटरफेस में क्या है, ये एक बटन है, पेंसिल का बटन, डाउनलोड का बटन, कॉपी का बटन, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से भाई इस काम के लिए इन्होंने क्या करा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्यों, ज़ाहिर सी बात है ना भाई, आपने समझे भाई, आपको कोई इमेज को ड्रैग करना है या इमेज को क्रॉप करना है, तो या आपने सिलेक्शन बनाई। अब वो सिलेक्शन अगर सारे काम सर्वर साइड पे होने लगे तो आप समझ लें कि आप एक लाइन खींचेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पे काम होगा, फिर यहाँ पे आएगी। तो इससे बेहतर क्या है, सही है, इससे बेहतर ये था कि भाई इन्होंने एक नई चीज़ निकाली, क्लाइंट साइड। शुरू में ये डॉम के ज़रिए कर रहे होते थे, डॉम लेकिन हार्ड था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो फिर इन लोगों ने क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जब आया, पहला एंगुलर जेएस ने बड़ी धूम मचाई थी, मुझे याद है आज भी। और इवन ये 2015-16 तक भी चलता था। फिर एंगुलर ने अपना एक फ्रेमवर्क भी निकाल दिया था। एंगुलर जेएस जो शुरू में आई थी वो एक लाइब्रेरी थी बहरहाल।
तो इस तरीके से भाई हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब क्या है, सिंगल पेज का मतलब एक ही पेज होगा। सही है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और क्लिक कर रहे हो करेंगे, वो बेसिकली एक ही HTML की फाइल आती थी शुरू में, उसी के अंदर वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के ज़रिए रेंडर होता था। तो अभी हम देखते हैं। फिर मॉडर्न एरा आई, जैसे जो आजकल चल रही है। सही है, तो CSR इज़ अ कॉमन अप्रोच। CSR मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग इज़ अ कॉमन अप्रोच फॉर बिल्डिंग हाईली इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। सही है, तो आजकल मोस्टली आप देखते होंगे रिएक्ट की जॉब्स आई हुई होती हैं, Vue.js की जॉब्स आई हुई होती हैं, वो इस वजह से आई हुई होती हैं। फ्रेमवर्क लाइक Next.js। सही है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई Next.js जैसे भी और है, Remix वगैरह या Next.js, तो ये कर रहा है भाई ऑफर हाइब्रिड सॉल्यूशन, मतलब कि भाई इसमें CSR भी है और SSR भी है, मतलब सर्वर साइड रेंडर भी हो रहा है, मतलब सर्वर पे भी काम होता है। क्लाइंट साइड में क्या है भाई, क्लाइंट साइड में ये है कि भाई उसने मिसाल के तौर पे आप आलू वाली एग्जाम्पल बोले, तो उसने आपको आलू भी दे दिया, उसने आपको फ्रायर भी दे दिया, बोला भाई काटो छीलो और पका लो। इस तरीके से उसमें क्या होता था भाई, रेंडर का मतलब कि जब आप कोई फाइल मांगते थे, जैसे आपने google.com लिखा, तो वहाँ से HTML की फाइल आ रही है, और उसके बाद क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल आ रही है ब्राउज़र पे, फिर ब्राउज़र में वो सारा काम हो रहा है। सही है, बैठ के जो, और फिर वो जाके आपका सारा डिप्लॉय होगा। वो डिप्लॉय होगा मतलब क्या है कि ब्राउज़र में आपको रेंडर होगा, मतलब ब्राउज़र में दिखेगा। तो ये था। तो अगर हम CSR को समझे तो भाई कि भाई CSR एक्चुअल में है क्या। सही है, तो ये CSR की खूबसूरत सी हेडिंग है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये, अच्छा बाद का इसमें ये मसला करती है। अच्छा भाई, ओपन इमेज न्यू टैब नहीं खुल रही फिलहाल। ओके, तो भाई CSR है भाई। सही है, तो CSR में आप देखें होता है क्या, जैसे ही यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो भाई ये देखें क्या हो रही है, एक HTML की फाइल ब्राउज़र के क्या होता है, सर्वर सेंड रिस्पॉन्ड टू ब्राउज़र, इसने एक HTML की फाइल भेजी, ये लो ब्राउज़र तुम ले लो। फिर ब्राउज़र क्या करता है, जावास की भी फाइल भी डाउनलोड करता है। फिर क्या करता है, ब्राउज़र एग्जीक्यूट रिएक्ट का कोड या फिर कोई सी भी लाइब्रेरी जो आपकी क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रही है, उसका कोड डाउनलोड करेगा। अभी भी लोडिंग है, लोडिंग है, लोडिंग है। फिर उसके बाद भाई जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ब्राउज़र के ऊपर सारी की सारी जो बल्ली है वो उन्होंने क्या कर दी, ब्राउज़र पे डाल दी CSR के अंदर। सही है, तो सारी जिम्मेदारी किस पे हो गई, सारा लोड किस पे हो गया, यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर। तभी CSR वाली जो वेबसाइट्स होती हैं क्लाइंट साइड रेंडर, वो थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लेती हैं। बहरहाल फिर क्या होता है भाई, जब वो इन दी एंड बंद बना जाता है, तो भाई अब आप देखो फिर इन दी एंड क्या होता है भाई, पेज नाउ व्यूएबल एंड इंटरेक्टेबल, तो फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो और इस तरीके से आपके पास होता है। अब इसके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहें तो ये क्या है भाई, क्लाइंट साइड रेंडरिंग CSR जो भी है एक जावास्क्रिप्ट का रेंडरिंग मेथड है। सही है, दैट्स यूज टू रेंडर अ वेबसाइट और एप्लीकेशन इन अ ब्राउज़र। सही है, तो ब्राउज़र में दिखाने के काम आता है। प्रोसेसिंग रेंडरिंग ऑफ अ कंटेंट हैपन इन द ब्राउज़र रेदर देन ऑन अ सर्वर, वही वाली बात आ गई, जो भी है सारा काम आपके कहाँ होगा, सर्वर पे नहीं होगा, आपके क्लाइंट साइड मतलब आपके ब्राउज़र के अंदर होगा। सर्वर सेंड बेयरबोन HTML फाइल, या खाली एक HTML फाइल आ जाती है, जावास की भी फाइल आती हैं, डाउनलोड होती है, जो भी चीज़ें मंगवानी होती हैं सारा कुछ मंगवा के वो इन दी एंड आपके हाथ पे ही करवाता है। सही है, एप्लीकेशन लाइक एडमिन एंड यूज़र, सारा कुछ कि किस टाइप की एप्लीकेशन जो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। अच्छा, रिएक्ट जो आई थी वो एक UI लाइब्रेरी के तौर पे आई थी, कि मतलब मिसाल के तौर पे आप चाहो तो ये बटन बना लो, या पूरा ये 3 बटन वाला जो सिस्टम आ रहा है, प्रीव्यू कोड ब्लेम, ऐसी चीज़ें बना लो। ये बेसिकली जो UI होती है जो यूज़र को दिख रहा होता है उसको एक डिज़ाइन करने के हिसाब से, जो डॉम नहीं था इसमें एक वर्चुअल डॉम था। वर्चुअल डॉम भी एक अलग बड़ा कॉन्सेप्ट है। आसान अल्फाजों में समझ ले, जो आपका एक्चुअल डॉम है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, F12 करूँगा और मैं तो। सही है, ये आपका एक्चुअल डॉम है जहाँ HTML लिखी हुई है, इसी का एक कॉपी बना लेगा और फिर उसको जावास्क्रिप्ट से छेड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट इसको एग्जैक्ट एक को छेड़ेगी, इंस्टेड ऑफ के सारा कुछ वापसी रेंडर हो, वो छोटी छोटी चीज़ों को रेंडर कर लेता है। तो वर्चुअल है, मतलब ख्याली, या फिर इस टाइप से आप सोच सकते हैं। फिर मेन आता है भाई SSR। SSR क्या है, SSR में अभी हमने पढ़ा भी था, इसमें क्या होता है भाई, सर्वर सेंडिंग रेडी टू रेंडर HTML ब्राउज़र रिस्पॉन्स टू ब्राउज़र। सही है, यहाँ पे क्या आता है भाई, सीधा सीधा वो एक क्या कहते हैं फाइल उठा के दे देता है। यहाँ पे क्या, रेडी टू रिस्पॉन्स जो वो है रेंडर है, तो जैसी ही फाइल आती है तो ब्राउज़र उस पर काम करने लग जाता है। ब्राउज़र रेंडर द पेज नाउ व्यूएबल एंड ब्राउज़र डाउनलोड JS। सही है, तो भाई अपने बाकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो भी उसको डाउनलोड कर लेता है।
प्लस भाई रेंडर करने की जो मसले मसाइल थे वो कम हो गए, और फिर अगर कुछ और भी साथ में हुआ हुआ है तो ब्राउज़र जो एग्जीक्यूट रिएक्ट का कोड भी कर लेता है, पेज नाउ इंटरेक्टेबल हो जाता है। तो एसएसआर में क्या था भाई, एसएसआर इज व्हेन यू रेंडर योर वेबसाइट एचटीएमएल ऑन अ सर्वर। तो मोस्टली काम का होता था सर्वर पे होता था, और यहाँ पे क्या होता था, क्लाइंट साइड रेंडर इस तरीके से आप सोच लें, जैसे कि आपने सुना ना लाइव कढ़ाई शादी में होती है, तो शादी के बाहर आप जैसे बैंक्वेट में जाते हैं तो आप देखते होंगे बाहर भाई कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, और कढ़ाई का सीन चल रहा है, वो वही वही पक रही है, जैसे ही खाना खुलता है वो सर्व होने लग जाती है। इसी तरीके से भाई यहाँ पे भी क्या होता है, सारा सामान आ जाता है और सारी जो एक्चुअल कुकिंग होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है, वो ब्राउज़र में होती है। सर्वर साइड में क्या होता है भाई, पका पकाया वहीं से बन के आता है देगों में, और वो सारा का सारा सर्व हो जाता है। सही। दिस इज अपोजिट टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग, राइट, व्हेन योर वेबसाइट रेंडर HTML इन द ब्राउज़र बाय मैनिपुलेटिंग द DOM विद जावास्क्रिप्ट, राइट। तो इतना तो वो कॉन्सेप्ट था जो SSR और CSR का अभी ज़रूरत था। क्यों मैंने इतना बताया कि भाई सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्योंकि रिएक्ट जो है वो क्या करती है, CSR करती है बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट.js ने क्या करा भाई, नेक्स्ट.js ने इसमें SSR भी डाल दिया, एक CSR भी था पहले से ही, तो ये भी हो गया, प्लस एक और ऑप्शन डाल दिया जैसे कि स्टैटिक साइट जनरेशन SSG जो है वो भी आ गया। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे अब आपको अच्छा ही है कि भाई आप यहाँ से अलोंग फॉलो भी कर सकते हैं, सही है। तो भाई व्हाट इज़ रिएक्ट, सही है। तो अगर आप ब्राउज़र में जाएं और लिखें रिएक्ट और react.dev इसकी लाइब्रेरी वो है, आप यहाँ पे आएंगे तो भाई आपके पास रिएक्ट आ जाएगा, सही है। तो क्रिएट यूज़र इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट, सही है। तो रिएक्ट ने एक नया अल्फाज लेकर आए थे भाई कंपोनेंट, और बेसिकली क्या काम था इसका, यूज़र इंटरफेस बनाना, ना कि वेबसाइट बनाना, ठीक है। React lets you build user interface out individual piece like component, create your own React component like thumbnail का कोई आपको बनाना है, सही है, वो एक कंपोनेंट बना लिया, लाइक का बटन बनाना है, इस तरीके से कोई वीडियो का प्लेयर बनाना है, सही है। तो इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ों के लिए आया था। लोगों ने क्या करा भाई, लोगों ने ये करा भाई कि वक्त के साथ कि इसी को उठा के, सही है, अच्छा रिएक्ट में तो ये चीज़ें थी नहीं, तो अलग रिएक्ट के साथ सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज, मुख्तलिफ पैकेजेस बने, और उसको यूज़ कर कर आके आपस में मिल मिला के इन्होंने उस रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट बनाने लग गए थे। रिएक्ट क्योंकि इजी टू लर्न था लोगों के लिए, तो इस तरीके से करने लगे थे। सो whatever you are working on, right, so thousands of developers using React feel the same, it is denied to let seamlessly combine component, ये वो, सही है। राइट कंपोनेंट विद कोड एंड मार्कअप, सही है। तो रिएक्ट ने क्या किया था भाई, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तरीके से काम करने का ऑप्शन दे दिया था, जिसमें आप HTML जावास्क्रिप्ट सब करने लग गए थे। तो ये देखें, ये जो कंपोनेंट दिख रहा है उसकी एग्जांपल दी है यहाँ पे, तो किस तरीके से ये चलता है, सही है। तो रिएक्ट एक नई चीज़ लाया था भाई, JSX और TSX, बात एक ही है, जो कि जावास्क्रिप्ट एंड XML था। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, सही है। तो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स उन्होंने एनहांस किया, और जावास्क्रिप्ट में ये एक नया सिंटैक्स इन्होंने डाल दिया। जैसे आप HTML लिखते हैं, HTML का ही जैसा सिंटैक्स है, लेकिन HTML और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है वर्ड्स का, सही। तो ये सारा कुछ आपके पास रिएक्ट आ गई थी। लेकिन रिएक्ट की वेबसाइट पे खुद ही वो बोलता है भाई गो फुल स्टैक विद अ फ्रेमवर्क, सही है। रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, ये क्या है, लाइब्रेरी है। इट्स लेट यू पुट कंपोनेंट टुगेदर, एक साथ कंपोनेंट को यूज़ करने के देती है, बट इट डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ टू डू राउटिंग एंड डाटा फैचिंग, सही है। तो ये जो चीज़ है बेसिकली रिएक्ट से मिसिंग थी। लेकिन उसके बाद अच्छा, तो ये मिसिंग थी तो हो क्या रहा था भाई, थर्ड पार्टी पैकेजेस लोग यूज़ कर करके अपना काम चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों साथ साथ एक कंपेटिबिलिटी के साथ आ रहे थे। फिर क्या हुआ भाई, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई एंटायर ऐप बनानी है रिएक्ट के साथ, तो हम बोलेंगे आप नेक्स्ट.js या रिमिक्स.js यूज़ कर लो, सही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर आप इस पर लर्न पे क्लिक करेंगे, सही है, और आप बोलते हैं भाई इंस्टॉल करना है, सही है। तो रिएक्ट हैज़ बीन डिज़ाइन फ्रॉम स्टार्ट टू ग्रेजुअल अडॉप्शन। तो बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट में हुई थी, सही है। आप चाहो तो भाई यहीं पर हाई का ट्राई कर सकते हो, आप लिख सकते हो, सही है, ABC कुछ भी लिख सकते हो, तो ये आपके पास चल जाएगा, ठीक। फिर लोकली चला सकते हो, नेक्स्ट स्टेप, सही है, स्टार्टिंग अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब हो क्या रहा है, अच्छा पहले ना हम लोग ये यूज़ करते थे क्रिएट, ये तो नेक्स्ट स्टेप है ना,
तो ये बोल रहा है कि भाई आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर लो या रीमिक्स यूज़ कर लो, गेट्सबे यूज़ कर लो, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क है जो जैसे रिएक्ट है वैसे ही हैं। सही। पहले हम लोग ये कर रहे थे कि भाई हमारे पास एक चीज़ थी क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप कोई पुरानी वीडियो देखें 2-4 साल पुरानी, तो आपके पास था एक ऑप्शन जो कि बेसिकली बॉयलर प्लेट आपको बना के देता था। आपके पास एक था क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही है। तो ये करता था भाई, आप देखते थे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही है। तो वो आपके पास इस तरीके से आपने दे दिया जैसे माई ऐप, तो ये आपको पूरा इंस्टॉलेशन करता था। और इंस्टॉलेशन के बाद जब सारा कुछ हो जाता था आपको बता देता था कि भाई हो चुका है, अब आप इसको सीडी कर लो अपनी ऐप के अंदर और स्टार्ट कर दो कोडिंग करना। लेकिन उसके बाद रिसेंटली तकरीबन 1 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से इस बात को, ऑनेस्टली मुझे पूरा एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता। तो रिएक्ट अब जो लेटेस्ट काम है लोग इस पर नहीं करते। सही है। अब हमारे पास सेम काम के लिए एक और टूल है जिसे हम बोलते हैं भाई वीट। सही है। वीट क्या है भाई? वीट के ज़रिए हम अब रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। वीट और क्रिएट रिएक्ट ऐप में फ़र्क है, लेकिन वीट भी वो रिएक्ट आपको इंस्टॉल करके दे सकता है। भाई इतना समझ लें, बाद अख़त बहुत ज़्यादा डीप में जाने में ना फिर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सही। तो अभी हम इसको देखते हैं भाई क्या सीन है इसका वीट का। अपनी वापसी रेपोजिटरी में आ जाते हैं भाई कि रिएक्ट क्या है। सही है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है यूज़र इंटरफेस की, हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें क्या हेल्प कर रही है भाई? यूजेबल कंपोनेंट टू बिल्ड योर ऐप। अब आता है सवाल भाई क्यों रिएक्ट ही क्यों? सही है। तो रिएक्ट इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, आसान है समझने में सीखने के लिए। सही है। एक्टिव कम्युनिटी जो है इसकी कम्युनिटी समझते हैं, मतलब ये समझ लें भाई एक जगह आपके वो पता है कि भाई इस फील्ड में सिर्फ 200 बंदे काम कर रहे हैं, और एक जगह आपको पता है इस फील्ड में भाई 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अब अगर मसला आएगा आपको कोई, तो कहाँ पे आपको सोल्यूशन जल्दी मिलेगा? ज़ाहिर सी बात है जब 5 लाख की कम्युनिटी काम कर रही है। तो उसी तरीके से भाई यहाँ पे भी क्या है, कम्युनिटी है और जो कि कंट्रीब्यूट भी कर रही है रिएक्ट को बनाने में और बहुत सारी चीज़ें भी कर रहा है। फिर इस तरीके से भाई रिएक्ट की जॉब भी अभी मार्केट में है, हकीकत है। रिएक्ट इज प्रेफर फॉर डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। सही है। तो रिएक्ट अगर आपको कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी हो तो रिएक्ट यूज़ करो। सिमिलरली अगर आपको रिएक्ट आ जाती है तो आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो। सही है। और उससे क्या होगा भाई, रिएक्ट नेटिव का सिंटैक्स तकरीबन सेम होता है। फिर आप मोबाइल ऐप्स बनाने के काबिल हो जाते हो। सही है। लार्ज वेबसाइट होगा जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। अच्छा, रिएक्ट जो है वो बाय द वे फेसबुक ने ही बनाई है। सही है। तो रेडिट होगा, ये क्या कर रहे हैं भाई, अपने फ्रंट एंड को रिएक्ट के ऊपर बना रहे हैं। सही है। तो रिएक्ट एक काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। सही। करती क्या है भाई, की बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं भाई? आपका कंपोनेंट रीयूज हो जाते हैं, अपडेट जो है इसकी ये कहते हैं वो फास्ट होती है, और लार्ज कम्युनिटी है। अच्छा भाई, तो ये जो बात हमने अब तक करी ना, तो भाई ये तो था हमारे पास रिएक्ट क्या है, क्यों है, किस लिए कर रहे थे, क्लाइंट साइड रेंडर हम क्यों कर रहे हैं, सर्वर साइड रेंडर क्यों कर रहे हैं। जब रिएक्ट आई थी तब सर्वर साइड रेंडर था, और नया वर्ड क्या आया था, CSR आया था, क्लाइंट साइड रेंडर आया था। तो फिर लोगों ने उस पर काम किया। फिर लोगों को पता नहीं यार ये चीज़ तो क्लाइंट साइड सर्वर साइड में अच्छी होती थी या क्लाइंट साइड में नहीं है। फिर इन दी एंड होते 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 नेक्स्ट.जेएस में ये आया कि भाई आप दोनों ऑप्शन आपके पास आ गए। ऐप राउटर के अंदर आप SSR मतलब सर्वर साइड रेंडर भी करा सकते हो और आप क्लाइंट साइड रेंडर भी करा सकते हो। सही है। तो दोनों चीज़ें आपको एक बंडल में मिल रही थी। अच्छा भाई, तो अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना हो वीट के ज़रिए रिएक्ट का, तो कैसे करेंगे? सही है। सबसे पहले नोड.जेएस इंस्टॉल कर लेनी है, वो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरीके से होती है। सही। और npm आ गया। एक बार आपके पास npm आ गया तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं भाई वीट की मैंने लगाई हुई है कि भाई वीट के ऊपर आप जाओगे तो इससे भी आप काम कर सकते हो। अच्छा भाई, तो कैसे करना है भाई, ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है भाई, ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल एंड रन। सही है। तो मैं पहली वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ दी हुई भी है ना भाई किस तरीके से स्टेप 1 है। मैंने इसको खाली करा कॉपी, और मैं चले जाता हूँ भाई अपने फोल्डर में जहाँ हम काम कर रहे थे। तो मैं बोलता हूँ आप चले जाओ F के अंदर, हम लोग कर रहे थे GSIT वर्क स्पेस यूट्यूब वर्क, और बैक आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अपना न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, टर्मिनल खोल लेता हूँ बेसिकली। ये मैंने अपना टर्मिनल इधर ऑन कर लिया। चाहिए इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि आपको दिख जाए। ये है हमारी पहली कमांड। सही है। हम क्या बोले भाई, npm क्रिएट करो, फिर स्पेस है
वीट के ज़रिए लेटेस्ट क्या भाई, अच्छा ऐप का नाम क्या रखना है, टू डू ऐप हमारे फोल्डर एक बना दो इस डायरेक्टरी के अंदर, सही है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो कोई टू डू ऐप के नाम से कोई फोल्डर नहीं है, हम इसको बोल रहे हैं टू डू ऐप से बना देना। फिर डाई डैश आपको डालना है, स्पेस देना है, डाई डैश हम टेम्पलेट बता रहे हैं क्या करना है भाई, रिएक्ट डाउनलोड करनी है और कौन सी, टाइपस्क्रिप्ट वाली। तो हमने इसको इतना बोला। जब आप ये करेंगे तो आप ये देखें भाई आपसे पूछ रहा है कि ओके भाई दबा दो, हमने कहा ठीक है जी भाई, हमने गलती से नहीं हुआ। तो भाई इसने आपका एक प्रोजेक्ट बना दिया। फिर ये आपको बोल रहा है कि भाई सीडी कर लो इस प्रोजेक्ट के अंदर और फिर npm इंस्टॉल करो और npm रन डेव करोगे तो चल जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा सीडी टू डू ऐप, सही है। तो बेसिकली हमने क्या किया भाई, हम यहाँ मौजूद थे, ये आप देखें टू डू ऐप का फोल्डर आ गया, सही है। हमने बोला सीडी करो टू डू ऐप, मतलब चेंज कर दो डायरेक्टरी ये वाली, सही है। फिर आप यहाँ पहुँच गए और फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, npm इंस्टॉल। अच्छा ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, npm इंस्टॉल भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, मैं आई लिख देता हूँ खाली, सही है। तो शॉर्ट फॉर्म है इंस्टॉल की आई, ताकि डबल आपको पता होना कि भाई हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने इस चीज़ को ऐसे बनाया ताकि आप लोग भी फॉलो कर सकें। तो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 में आपको ये करना है। होगा हुआ क्या भाई, जब आप ये कमांड चलाया तो भाई इसने क्या किया भाई, एक न्यू रिएक्ट का प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट और वीट के साथ कर दिया। उसके बाद हम इस फोल्डर में गए, अभी हमने इंस्टॉल करनी है इसकी डिपेंडेंसीज, मतलब जिसके बगैर ये चल नहीं सकता। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये अभी इंस्टॉलेशन कर रहा है। फिर जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। तो ये देखें भाई यहाँ पे भी हमने सीडी कर लिया और ये कर लिया, इस तरीके से हमारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। अच्छा तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टॉल हो गई, सही है। तो मैंने npm आई किया था, हो गया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप npm रन डेव कर लो डायरेक्ट यहाँ पे, या इसको वी एस कोड में खोल के मैं इंटीग्रेटेड सर्वर स्टॉक्स यूज़ कर लूँगा। वी एस कोड में इंस्टॉल ओपन करने के लिए मैं लिख रहा हूँ कोड, मतलब जो जब आप इंस्टॉल करते हो वी एस कोड तो आपके पास ऑप्शन आता है वहाँ पे चेक अगर प्रॉपर हुआ हुआ हो, तो आप कोड लिखो तो आपके लिए वी एस कोड डायरेक्ट खुल जाता है। फिर डॉट का मतलब क्या है, जो जिस डायरेक्टरी में मैं खड़ा हूँ, मतलब टू डू ऐप के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर मेरा वी एस कोड खोल दो। अभी वी एस कोड खोल दिएगा और मैं इस वाले को यहाँ से बंद कर दूँगा। मैंने बोला येस आई ट्रस्ट दिस ऑथर, और इसके अलावा मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल को चेंज कर लेता हूँ अपनी ये वाली। ये बाय द वे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इससे बस मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, मेरे हिसाब की थीम हो जाएगी। अब हमारे पास ये आ गया, मैं इसको आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। तो जैसे आप नेक्स्ट जे इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कुछ फोल्डर डायरेक्टरीज आती हैं, इसी तरीके से हमने रिएक्ट करा है तो हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज आ गई, कुछ चीज़ आ गई, सही है। तो अगर हम वापसी इधर जाएँ तो भाई हमने ये चीज़ कर ली। अब हमें क्या करना है भाई, लोकल होस्ट के ऊपर ये आ जाएगा 5173 के ऊपर, इस तरीके से आपके पास एक एप्लीकेशन बनी हुई आएगी। हमने कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने कहा भाई इसके ही का टर्मिनल खोल लो। तो भाई ये हमारा क्या आ गया, टर्मिनल, ठीक है। बाय द वे आप चाहें तो यहाँ से जाके ये टर्मिनल आ रहा है तो यहाँ से न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे बेहतर लगता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं और आई थिंक धूम काफ़ी है। हमें क्या लिखना था, npm रन डेव, सही है। तो जब आप ये लिखते हैं तो बेसिकली पैकेट और जेसन में जाता है और ये डेव आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या करता है, वाइट की कमांड चला देता है। इस तरीके से प्रीव्यू है आपके पास, npm रन प्रीव्यू, npm ब्लेंड, npm बिल्ड, बहुत सारी कमांड्स होती हैं। फिलहाल हमने क्या किया भाई, हमने npm रन डेव की कमांड चला दी और इसने हमारा सर्वर चला दिया इस पे। अब मैं अगर इसको खोलूँ, कंट्रोल दबा के कीबोर्ड का क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो ये देखें भाई आपके पास रिएक्ट और वाइट का आ गया और यहाँ पे काउंटर का आपके पास कंपोनेंट भी लगा हुआ है। चाहे तो भाई मैं इसको भी समझा सकता हूँ कोड को, लेकिन अभी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये क्या कर रहा है भाई, आपको एडिट कर लो सोर्स ऐप डॉट टी एक्स एंड सेव द टेस्ट टू HMR, सही है। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको चेंज करोगे तो ये आपके पास प्रॉपरली चल जाएगा, सही है। तो आपने देखा भाई रिएक्ट में हमारे पास ये था। हम आपसे अपने ब्लॉग पे आते हैं, हमने कहा हाँ भाई यहाँ तक तो हमारा चल गया। अब हम ज़रा फोल्डर स्ट्रक्चर को, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये चीज़ चलती है।
अच्छा तो भाई ये आ गया हमारे पास। अच्छा भाई, तो मेन जो जितना भी रिएक्ट का काम होगा ना, वो हम किस में करेंगे, एस आर सी के फोल्डर में करेंगे। वहाँ आपके फाइल मिलेगी भाई, एक मेन डॉट टी एस एक्स जो कि एंट्री पॉइंट होगा आपकी एप्लीकेशन का, एक ऐप की फाइल होगी, सही है, ऐप डॉट टी एस एक्स। उसके अलावा भाई एक है आपके पास ई एन वी डॉट टी एस, ये क्या है भाई, टाइपस्क्रिप्ट डिक्लेरेशन फॉर वाइट। तो ये वाइट की अपनी फाइल है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें ओपन करना है। अच्छा, क्योंकि हम टू डू ऐप बनाना सीख रहे हो, मैं साथ में आपको समझाता भी रहूँगा। ओपन करो क्या भाई, एस आर सी ऐप डॉट टी एक्स एंड रिप्लेस इट्स कंटेंट। मैंने कहा ठीक है भाई। एस आर सी में गए, हमने यहाँ पे फाइल देखी भाई, मेन डॉट टी एस फोल्डर सेक्शन में पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ऐप का कंपोनेंट हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। डॉट स्लैश का मतलब कि भाई करंट डायरेक्टरी के अंदर देखो एक ऐप डॉट टी एस एक्स की फाइल है, तो वो हमने यहाँ लिखी और इसका नाम क्या रख लिया, ऐप, और हमने ऐप को यहाँ यूज़ करवा दिया। तो इस तरीके से ये चलता है। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे आ जाता है। मैंने ऐप डॉट टी एस एक्स खोला, सही है। अब जब मैंने ऐप डॉट टी एस एक्स खोला तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो ये वाला कोड डालना है। मैंने कहा ठीक है, इस कॉपी के बटन पर क्लिक करा और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अच्छा, हो जहाँ तक मेरा इल्म है कि नई वाली रिएक्ट में शायद ही नहीं डालना होता, लेकिन आए चेक करते हैं और फिर हम कोड को समझते भी हैं। अच्छा भाई, जब ये कोड चलेगा तो मोस्टली आपके पास ब्राउज़र पे आ रहा होगा टू डू, सही है। तो चले हम ब्राउज़र पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक टू डू लिखा हुआ आ रहा है। वो अभी सेंटर में क्यों नहीं आ रहा या क्यों मसला है, वो एक अलग कहानी है, उसको अभी आप छोड़ दें। अगर आप यहाँ देखें तो हमने करा है क्या, हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम क्या रखा है, ऐप, जो कि हमारी फाइल का भी नेम था। और जिस तरीके से हमने फाइल का नेम रखा था ए कैपिटल, तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से कर दिया। फिर दो राउंड ब्रैकेट जो फंक्शन के लगते हैं, यहाँ पे हमने कॉलन डाल के हमने बताया कि भाई ये रिटर्न क्या करेगा। जैसे हम लिखते थे ना, रिटर्न नंबर करेगा, स्ट्रिंग करेगा, तो हमने बोला भाई जे एस एक्स का एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे आया भाई, ये हो गया। अच्छा, नॉर्मली हमें पता है जब हमें एक एलिमेंट रिटर्न करना है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जे एस एक्स रिटर्न कर रहे हैं। तो आप देखो रिटर्न और दो राउंड ब्रैकेट लगे और इसमें क्या लिखा है, हमने प्योर एच टी एम एल लिख दी। तो ये हमारा क्या है, जे एस एक्स का। मैं वो करता हूँ सेव, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो आप देखेंगे भाई हमारे पास टू डू ऐप आ चुका है। फिर सेकंड स्टेप देखते हैं भाई हमें क्या करना है। ठीक, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट, सही है। तो ऐप फंक्शन इज़ क्या है भाई, हमारा कंपोनेंट। तो अभी तक हमने ये जो ऐप डॉट टी एस एक्स था, ये एक हमने सिंपल कंपोनेंट बना लिया। और ये कंपोनेंट इस्तेमाल का हो रहा है मेन डॉट टी एस एक्स। तो मेन डॉट टी एस एक्स वो फाइल है जो कि आपकी इंट्री पॉइंट भी कहलाती है। तो आपने यहाँ से मंगवाया और उसको यूज़ करवा लिया। इस तरीके से आप किसको यूज़ करते हो भाई, मेन डॉट टी एस एक्स को। तो यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली ऐसा है कि आपने एक अपना ज़ाती बी आर का टैग आपने यूज़ किया हुआ, जो सिंगल टैग होता है, तो ये उस टाइप का है। या फिर आप को कोई कंटेंट पास करना है, जैसे कि आप यहाँ देखें स्टिक मूड, तो ये भी एक कंपोनेंट है जो कि यहाँ से आ रहा है रिएक्ट से लाइन नंबर 1 पे, और यहाँ पे खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर क्या कहते हैं, चाइल्ड पास करना था, सही है। तो इसके अंदर एक और कंपोनेंट है। जब आपके पास ऐसा कोई कंपोनेंट है जो कि एक और कंपोनेंट आपसे ले रहा हो, तो आप इस तरीके से जैसे नॉर्मल एक एच वन का टैग खुलता है बंद होता है, वो कर सकता है। तो अभी हमने एक सिंपल सा मासूम सा एक कंपोनेंट बनाया और हमने ब्राउज़र में देखा तो आ रहा था। कंपोनेंट है क्या, ये समझते हैं भाई। कंपोनेंट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर वेब पेज। अच्छा भाई, जब भी आप कोई वेबसाइट देखें ना या वेब ऐप देखें, तो हर चीज़ उसका एक कंपोनेंट होती है, सही है भाई। यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल इधर आ जाता हूँ, तो भाई एक सर्च बार का कंपोनेंट है, एक ही नीचे फिल्टर का कंपोनेंट बना लिया, सही। ये जो बटन है, एक बटन का कंपोनेंट बना लिया और फिर उसी को सब जगह यूज़ कर लिया, डाउनलोड, प्लेटफॉर्म, रेटिंग, फीचर, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो सब कुछ यहाँ पे आपके पास आ जाता है। तो एक बार कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं और बार बार उसको यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हमने एक कंपोनेंट बनाया था ऐप का, और अगर मैं ऐप को मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाके 2 बार डाल दूँगा, तो ये 2 बार आपको हेलो टू डू ऐप 2 बार दिखाएगा। ठीक है, मैं इधर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेफ। सेफ नहीं है, कैसे पता चला, ये अंडा आ रहा है, मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेफ हो गया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 बार टू डू ऐप आ रहा है, सही है। तो जो इतना सारा कोड हमने लिखा था वो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। हम अपने टू डू ऐप बनाने के रहते हैं, सही है भाई। तो कंपोनेंट हमें क्या करते हैं भाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक वेब पेज के। जैसे आप ईंट और ईंट रख रख के पूरी बिल्डिंग बना लेते हैं ना, तो कंपोनेंट भी ये है। अगर आपको कोई बिल्डिंग तोड़नी हो तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे, दरवाज़ा अलग, ईंट अलग, सीढ़ियाँ अलग, उस तरीके से चलता है। प्लस मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया कि भाई आपको कौन सी फाइल में चेंजिंग करनी है, जब तक मैं दिखा सका था। फिर एडिंग टू डू फंक्शनैलिटी, सही है। अब हमें क्या करना है भाई, उसी फाइल को हम अपडेट करते हैं भाई इस कोड से। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं आता हूँ कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए था ना, मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल वी कर दिया और इधर आ गए। अच्छा, रिएक्ट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। लेकिन अब लेटेस्ट वाली जो रिएक्ट है उसके अंदर से आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं मंगवाने की ज़रूरत। हमने पहली चीज़ क्या करी है भाई, यहाँ से एक हमने यूज स्टेट मंगवाई है। यूज स्टेट क्या है भाई, हमारी एक हुक है, सही है। तो हुक क्या होता है भाई, सही है। तो भाई हुक क्या होता है हमारे पास, हुक हमारे पास होता है, खैर अभी इसको छोड़ दो, हमने वहाँ एक जगह लिखी है वहीं से पढ़ लेंगे, सही। तो आप लोगों के पास जब हुक है, हुक समझ लिया एक तरीके का स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करने में हेल्प करता है, सही है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट वो नहीं जो दवाई खाने से होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हुक यूज़ करोगे तो आपका पेज बगैर, मतलब ब्राउज़र में जो रिफ़्रेश का बटन होता है ना, वो दबाए बगैर रिफ़्रेश हो जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर यूज स्टेट को आप ये समझ लें, जो यूज स्टेट का स्पेसिफिक हुक है, ये एक आपकी कंपोनेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे गजनी में होता है ना, तो जब तक आप रिफ़्रेश नहीं करोगे तब तक सारा डाटा आपकी स्टेट के अंदर सेफ रहता है। तो भाई ये तो था हमारा वो, हमने पूरा का पूरा कोड कर दिया, सही। फिर हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस में हमने क्या करा भाई, टू डू लिख लिया, इंटरफेस का नाम दिया बेसिकली, और हमने बोला भाई इसके अंदर एक टेक्स्ट होगा और एक कंप्लीटेड बुलियन होगा। और इस टू डू को हमने क्या करा भाई, इस यूज स्टेट के अंदर हमने सेट कर लिया। और यहाँ पे भाई हमने क्या करा भाई, ऐप डॉट जेएसएक्स जैसे पहले था वो सारा कुछ वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है। हमने इसको सेव किया और अगर हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। टू डू हमारा भी वहाँ से चिपका हुआ है एक तरफ से। अगले स्टेप पे आते हैं भाई, ये हमने कर लिया, सही है। तो अब बता रहे हैं भाई यूज स्टेट है क्या। यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट अस ऐड स्टेट टू आवर कंपोनेंट। स्टेट क्या होती है भाई, अभी मैंने बताया टेम्परेरी मेमोरी, समझ लें। इसमें क्या होगा भाई, अभी हमने दो स्टेट्स बनाई। बनाने का तरीका क्या भाई, आप यूज स्टेट लिखोगे और यहाँ पे ये तो बेसिकली टाइप्स के लिए वो हुई है, वरना नॉर्मली क्या होता है भाई, आप यूज स्टेट दो राउंड ब्रैकेट जैसे फंक्शन कॉल होता है वैसे ही लिखते हो, और जो भी इनिशियल वैल्यूज हैं वो दे देते हो। तो अभी एक हमने टू डूज के लिए बनाया हुआ है और एक न्यू टू डू और न्यू टू डू, इस तरीके से हमने दो स्टेट्स बनाई है। ओके, चलें भाई, अब हम एक इनपुट भी डाल लेते हैं। अच्छा, अपडेट करो रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब क्या है भाई, ये देख रहे हैं रिटर्न हो रहा है यहाँ से कुछ HTML, तो ये बेसिकली क्या है आपका JSX है, सही। तो अब हम इधर आ जाते हैं और हम क्या करते हैं भाई, हमने देखा भाई कि ये JSX के अंदर हम आ गए हैं, हमें ये कॉपी करना पड़ेगा। और ये जो रिटर्न का फंक्शन है ना, यहाँ से लेके लाइन नंबर 12 से 16 तक हम इसको कर देते हैं यहाँ से ये ऐसे, और हमने ये इसको पेस्ट कर दिया। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो फिर आपके पास जो ब्राउज़र था, हो सकता है यहाँ पे कुछ आ जाए या फिर नीचे कोई एरर आ जाए। तो फिलहाल तो हमारे पास कुछ नहीं है, और हमने एक क्या करे भाई, इनपुट बना दिया बेसिकली। अब वो इनपुट अभी यहीं कहीं होगा, चलें कोड कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं, सही। फिर हमें क्या करना है भाई, जब आपने ये तो कर दिया तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हैंडल टू डू का फंक्शन है, तो वो आप यहाँ से उठा लो। और हम मैंने दिखाया हुआ भी है कि किस तरीके से जाएगा। उसके बाद क्योंकि कोड ज़्यादा हो गया था, आप देखें हमारे कोड में क्या है, अभी एरर है, ये रेड हो गई है फाइल और 3 एरर बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेड लाइन भी आ रही है कि भाई इसको ये फंक्शन नहीं मिल रहा। हमने कहा ओके, तो ये जो रिटर्न था और जो राउंड ब्रैकेट है रिटर्न के, इसके ऊपर हमने क्या करना है भाई,
हमने ये वाला फंक्शन रख देना है। इससे क्या होगा भाई, हमारा जो मसला था वो हल हो जाएगा। अब आप यहाँ जाओगे तो ये देखोगे आपके पास एक छोटा सा इनपुट बॉक्स आ गया और एक ऐड टू डू का बटन आ गया। यहाँ तक अब तक सब कुछ बढ़िया है। हम आते हैं आगे भाई, आगे क्या करना है। फिर बोलता है भाई इनपुट फील्ड क्या है भाई, इज कनेक्टेड टू न्यू टू डू स्टेट। अब कोड को समझ लें, वो कह रहा है कि भाई हमने क्या करा है, एक इनपुट का टैग बनाया। हमने बोला भाई इसकी टाइप क्या है, टैग्स, मतलब इसमें आप इंग्लिश के वर्ड्स डाल सकते हो। फिर हमने इसकी वैल्यू में बोला न्यू टू डू, कि जो भी इसकी वैल्यू है वो क्या है भाई, इस वाले जो स्टेट है न्यू टू डू लाइन नंबर 10 के ऊपर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। फिर हमने बोला अगर कोई भी इस पर कोई टाइप वाइप करे तो उसका मतलब क्या है, इसकी जो HTML के जो हमने अभी एक बनाया ना इनपुट, इनपुट के में अगर कोई भी कुछ टाइप करेगा तो क्या होगा, एक ऑन चेंज का फंक्शन चलेगा। ऑन चेंज का बेसिकली ये इवेंट है, सही। और यहाँ पे हमने बोला कि भाई इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कि इस फंक्शन को कॉल कर लो। तो इसमें क्या है भाई, हमने एक एरो फंक्शन बनाया और जिसमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट हमने रिटर्न करी, सेट न्यू टू डू और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जिसके ऊपर भी टाइप हुआ है उसी को एज अ टारगेट ले लो और उसमें से वैल्यू निकाल लो। प्लेस होल्डर एक है कि भाई इंटर टू डू कर लो। फिर सिमिलरली बटन के ऊपर हमने क्या किया भाई, ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल टू डू ऐड का बटन बना दिया, प्लस ऐड टू डू का यहाँ पे हमने ये भी बना दिया। तो जब हमने ये देखा तो हमारे पास क्या आया भाई, ये कोड चलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास एक बटन वटन ये सब आ गई टू डू का। तो हमारा टू डू बनने लगा था तकरीबन। फिर हैंडल टू ऐड टू डू क्या करता है भाई, एक ऐड करता है न्यू टू डू टू द लिस्ट व्हेन बटन इज क्लिक, सही है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है भाई, आपके पास एक हैंडल टू डू का फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, वेरिएबल का नाम क्या है, हैंडल टू डू ऐड बटन। फिर आपने यहाँ पे दो राउंड ब्रैकेट लगा दिए जो फंक्शन में लगते हैं, यहाँ इक्वल कर दिया। आपने इसको बोला ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हमने क्या लगा दिया, अवॉइड। फिर दो कर्ली ब्रैकेट आ गए। हमने फिर चेक किया कि अगर न्यू टू डू के अंदर, मतलब जो कि हमने यहाँ सेट किया आया था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, उसको ट्रिम कर लो। और अगर ट्रिम करने के बाद मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा स्पेसेस स्पेसेस दे दिए तो, और तो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर क्या करो भाई, आप इस जो हमारा दूसरी स्टेट थी सेट टू डू वाली, जिसमें टू डूज है हमारे पास, हमने सबसे पहले एक न्यू टू डू बनाया और हमने यहाँ बोला कि भाई न्यू टू डू कंप्लीट फॉल्स, सही है, और सेट टू डू, और इस तरीके से हमने इसको इसमें डाल दिया। जब कोड कुछ भी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, अगर आप देखें तो भाई ये क्या है, यूज स्टेट का फंक्शन आपको दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है जो कि हमने एरे के ज़रिए डिस्ट्रक्चरिंग करी हुई है, सही। और सेट टू डू के ज़रिए हमने भाई यहाँ पे टू डू डाला, यहाँ पे न्यू टू डू डाला, और इस तरीके से हमने करके हैंडल टू डू ऐड करा लिया। तो बेसिकली ये ऑन क्लिक क्लिक वाली फंक्शनलिटी सारी उसी की थी। अब हमारे पास आता है भाई स्टेप 5, इन्हांसिंग द टू डू लिस्ट, है ये। इससे क्या होगा भाई, ये डालने से आपके पास एक, जब भी आप किसी पे क्लिक करोगे कोई टास्क डन हो जाएगा तो डन का बटन आ जाएगा। हमने इसको करा कॉपी। अच्छा भाई डालना क्या है भाई, ये आपको डालना है यहाँ पे ऐड दिस टू योर रिटर्न स्टेटमेंट आफ्टर द बटन, सही है। तो भाई आप यहाँ आ जाओ, ये देखा हमने हमारा बटन था तो हमने कहा आफ्टर मतलब इसके बाद डालना है, हमने ये डाल दिया और हमने इसको ऐसे कर दिया। तो अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो ये वाला काम हमारा हो गया और ये इस तरीके से हो गया। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो अभी ऐड होना हमारा स्टार्ट ऑलरेडी हो गया, आप देख सकते हैं, सही है। थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको दिखने लगेगा, सही है। तो मैं कुछ भी लिखूँगा तो ऐड वाली फंक्शनलिटी तो हमारी हो चुकी है ना, कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो हैंडल टू डू का फंक्शन चलेगा, हैंडल ऐड टू डू का वो उसको ऐड कर देगा। बाकी ये कोड क्या है भाई, इसमें हमने बोला जो भी टू डूज हैं आपके उसके ऊपर लूप चलाओ और एक टू डू एक इंडेक्स, उसको पूरी तरीके से रेंडर करवा दिया और हमने इस तरीके से दिखा दिया। अच्छा मुझे पता है अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली ये गाइड बनाने का मकसद ही यही है कि आप चीज़ों को समझें, देखें और फिर बाद में जाके अपना वीडियो भी देखें साथ में, और प्लस उसको भी देखेगा और फॉलो करेगा। ये कोड कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें जो आप टाइप्स में पढ़ चुके थे, बस इसमें जो नया है वो है JSX या TSX, सही है। अगर आप हमारी फाइल की एक्सटेंशन देखें तो क्या है TSX,
इसको मैं बाद में भी समझाऊंगा, सही है। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आप फंडामेंटल कवर कर लें, उसके बाद आपको ये किस तरीके से लिखा जाता है कोड वोड वो तो आप कर ही लेंगे। ओके, तो भाई अब हम इधर आ जाते हैं और हमने टू डू ऐप भी देख ली। अब हम अगला स्टेप देखते हैं भाई क्या है हमारा। हमने ये वाला काम कर दिया, ऐड एबिलिटी टू क्लिक कंप्लीट टू डू, सही है। तो भाई आप जो की जो लिस्ट बनी हुई है उसको आप इससे अपडेट कर दो। हमने कहा ठीक है भाई कर देते हैं। अब हम इधर आए, हमने देखा भाई लिस्ट तो हमारी ये रही, एल आई का जो आइटम है, हमने इस पूरे एल आई को यहाँ से कॉपी करा, इसको हटा दिया और हमने पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो अब ये यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई, बोल रहा है कि भाई आपने टू हैंडल कंप्लीट का फंक्शन वो तो दिया ही नहीं। हम इधर आए, इसने बोला भाई ऐड कर लो हैंडल टोगल कंप्लीट का। हमने कहा कॉपी कर लो और इधर आ जाओ, सही है। जैसे हमने एक ऐड टू डू का फंक्शन बनाया था उसी तरीके से हमने हैंडल टू डू का भी कर लिया, जो कि बेसिकली एरे जो है हमारा टू डू का, जो कि ये देखें ना यहाँ पे हमने एम्प्टी एरे बनाया हुआ है, तो उसके अंदर ये टू डू को ऐड जो है चेंज करता है। तो हमें इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि कोई किसके ऊपर क्लिक हो रहा है, तो उस पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। फिर हम आ गए इधर, ऐड एबिलिटी टू डिलीट टू डू, तो मतलब एक डिलीट का बटन भी होना चाहिए। तो उसने बोला भाई अब ये वाली एरे कॉपी कर लो। हमने कहा चलो भाई ये वाली डाल लेते हैं। तो अब फिर आओ वापसी इधर, यार अभी तो हमने कॉपी करी थी। हम इधर आए वापसी और पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करा तो हमने देखा भाई टोगल कंप्लीट वाला फंक्शन तो था हमारे पास, वो सेट है। इसमें एक नया फंक्शन आ गया हैंडल डिलीट टू डू। हमने कहा ठीक है भाई, हम वापसी इधर गए। तो उसने भाई ये लो हैंडल डिलीट का फंक्शन। हमने कहा सही है भाई कॉपी कर लो, तो जब भी आप कोई डिलीट विलीट करोगे तो वो ये चलेगा। ठीक है, तो हम इधर आ गए और हमने यहाँ पे रिटर्न के ऊपर बेसिकली, सही है, एक हमने अपना ये फंक्शन भी डाल दिया। तो वो हमारी जो रेड लाइन थी वो हम यहाँ से चली गई। फिर स्टाइलिंग दी है मेजर थिंग, सही है। तो ओपन ऐप डॉट सी एस एस फाइल एंड ऐड दिस, सही। तो मैं इधर आया, मैंने ये वाली कॉपी कर ली सी एस एस, यहाँ पे बटन दबा के ऐप डॉट सी एस एस की फाइल होगी यहाँ पे, आप जाएँ ऐप डॉट सी एस एस और इसको कंट्रोल ए करके सारा हटा दें पहले वाला और ये पेस्ट कर दें। फिर ये सारी की सारी सी एस एस आपने पेस्ट कर दी। साथ में एक और चीज़ जो मैंने अभी इसमें ऐड नहीं करी, कि ऐड के बटन को एक क्लास दे देगा ऐड बी टी एन के नाम से, और डिलीट के बटन को डिलीट बी टी एन के नाम से क्लासेस देनी है हमें, ताकि उनके जो कलर्स वलर्स हैं वो प्रॉपर आएँ। वो भी हम देखते हैं, सही है। तो ये मैंने बना दिया कि भाई ऐप डॉट सी एस की फाइल यहाँ पे, और इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर दिया। इम्पोर्ट द सी एस एस इन ऐप डॉट टी एस एक्स, तो जिसमें हमने काम किया था उसमें जाके इम्पोर्ट कर लो। और हम इधर आए थे, हमने कहा भाई टॉप पे जाओ और यहाँ पे हमने ये लिख दिया भाई इंपोर्ट कर लो इसी लोकेशन में जो है उसको इंपोर्ट करना है। उसने कहा ठीक है भाई। फिर रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट सी एस एस, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स डॉट सी एस एस थी, तो कंट्रोल ए करके इसका सब कुछ डिलीट कर दो, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। अच्छा भाई, यहाँ तक जब हम पहुँच गए तो इसने क्या बोला भाई, अपडेट करो आउटर डिव इन योर ऐप कंपोनेंट टू इंक्लूड ये। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमने क्लासेस का आपको पता होगा। अब जब हम यहाँ पे आते ना तो हमें पता था, एक तो सी एस एस वाली क्लास थी, उसकी भी सी एल ए डबल एस क्लास स्पेलिंग थी। एक हमारे पास भाई क्या कहते हैं जो दूसरी थी एच टी एम एल की, जावास्क्रिप्ट की जो होती है ना क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली, वो भी थी। अब इससे बचने के लिए क्या करा भाई, क्योंकि वो तो हम तो जे एस एक्स में थे ना भाई, तो जे एस एक्स वालों ने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि आप क्लास नेम के नाम से यूज़ करोगे। तो अब आप डिव में अगर आते हो, आप इस तरीके से करोगे तो आप देखो हम क्लास नहीं लिख रहे। HTML में क्या लिखते हैं, क्लास इक्वल दिस। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लास नेम और एन कैपिटल है, इक्वल हमने बोला कंटेनर लगा दो, ठीक है भाई। फिर हमने बोला था भाई हमें कुछ क्लासेस लगानी है, तो हमने बोला भाई डिलीट बी टी एन के ऊपर ये क्लास लगेगी। तो हमने बोला डिलीट का बटन का है, हैंडल टू डू, ये आ गया हमारा डिलीट। तो हमने यहाँ पे आ गए और हमने बोला इसको एक प्रॉप पास कर देते हैं हम इसको, क्लास नेम, और हमने बोला ये लो, ठीक है। तो हमने इसको डिलीट बटन का एक क्लास नेम दे दिया।
इसी तरीके से भाई हमारे पास CSS में और क्या था भाई, ऐड BTN, सही है। तो ऐड BTN को भी हम कॉपी करके जो हमारा ऐड का बटन है वहाँ दे देते हैं। तो हमने देखा भाई हमारा ऐड का जो बटन है वो ये रहा, सही है, ऐड हैंडल टू डू। मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। कैसे भाई, ऐसे नहीं, क्लास नेम के अंदर मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया और हमारा ये सारा काम यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद गालिबन होना क्या चाहिए था, हमारे पास एक ऐसी टू डू ऐप आ जानी चाहिए। वल्ला आ गई, सही है, जूम करा हुआ था मैंने। तो भाई हमारे पास हमारी टू डू ऐप आ गई। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखें अभी हमारे पास क्या है, ए ऐसे और पाकिस्तान, सही है। तो बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूं तो देखें सब चला गया। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई यूज स्टेट हमारी क्या होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। अच्छा है, वो हमने बहुत सारा कोड रख दिया है, हम इसको समझते हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ों को हम लेके चलते हैं। मैं साइड वाले को भी बंद करता हूँ, यहाँ पे भी आ जाता हूँ। हमारे पास एक फ़ाइल है app.tsx, सही है। मैं पहले पानी पीऊँ। ओके। तो ये जो फाइल है बेसिकली ये क्या है, हमारा एक अदद कंपोनेंट। कंपोनेंट से मुराद क्या है भाई, एक बिल्डिंग ब्लॉक, सही है। तो ऐसे कई कंपोनेंट मिलके हम बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी तो हमने फ़िलहाल एक करा था, हम चाहते थे भाई कि इस बटन के कंपोनेंट को अलग एक फ़ाइल में रख दें, इस इनपुट के एक अलग कंपोनेंट का फोल्डर बना के उसमें रख दें, तो हम वो कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप लोग बोलें तो मैं अगली वीडियो में इसको और तोड़ना भी सिखा सकता हूँ। हम चलें अब आसानी से समझते हैं। अब हो है क्या, इंटरफेस आपके सामने काम भी करता है। मैं लिखता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट मिल्क, सही है। मैं इसको ऐड टू डू करता हूँ तो ये आ गया। फिर मैं बोला गो टू स्कूल, सही है। तो मैंने इसको बोला गो टू स्कूल, ये भी आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ भाई दूध ले लिया, तो क्लिक किया, देखें लाइन आ गई। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस पर लाइन आ गई। मैं चाह रहा हूँ भाई यार डिलीट हो जाए, डिलीट भी हो रहा है, सही है। तो सारा काम इस पर होता है। तो मैं एक दो बना लेता हूँ ऐसे ताकि पता रहे। सबसे पहले भाई हमें एक हेडिंग चाहिए, एक बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड तो बेसिकली CSS से लगा हुआ है। फिर ये आपके पास एक अदद बॉक्स आ रहा है, सही। तो पहले हम समझते हैं कि भाई ये है का। तो ये जितना भी आप HTML देखते हैं ना, ये सारा हम लिखते हैं भाई कहाँ पे, इस कंपोनेंट के। अच्छा कंपोनेंट क्या है भाई, जो हमने फाइल का नाम रखा था हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद भाई ये सारा कुछ ये है हमारी स्टेट्स हैं, सही। तो भाई ये हमारी स्टेट है, इसमें हम क्या करते हैं अपना, जैसे आपने कोई क्लिक किया, सही, तो वो डाटा उसने सेव कर लिया। इससे आपका जो भी, ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो डाटा सेव कर लेगा, ये आपको ऊपर है, आप अपना कस्टम लॉजिक। तो ये समझ ले आप, आसान समझाता हूँ स्टेट कैसे काम कर रही है। अभी आप गए सेब के ठेले के ऊपर फॉर एग्जांपल, सही। उसने बोला ये लो भाई अपने हिसाब से छाटी कर लो, तो उसने आपको एक शॉपर दे दी या कोई बास्केट दे दी। अब आप अपने हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये डाल लिया, ये वाला सेब अच्छा लग रहा है वो डाल लिया, ये वाला सेब भी अच्छा है डाल लिया। तो वो जो आपकी हाथ में बास्केट है या शॉपर है वो क्या है कि स्टेट है, सही। तो उसी तरीके से इसमें क्या है भाई, इसमें आपके पास दो स्टेट यूज़ करी है हमने, एक हमने करी है भाई टू डू और एक करी है सेट टू डू। अच्छा टाइपस्क्रिप्ट मैंने क्यों यूज़ करी, ताकि भाई आप लोग टाइपस्क्रिप्ट से फेमिलियर थे तो इस वजह से। बेसिकली कुछ भी नहीं है, अगर मैं ये हटा दूँ, नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे होता है ये, सही है। तो ये एक आपके पास यूज स्टेट का फंक्शन है जो कि हमने मंगवाया कहाँ से, रिएक्ट के अंदर से। और हमने इसको डिस्ट्रक्चर करा था, मतलब क्योंकि ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो है नहीं, मंगवाया और हमने इसको इस तरीके से ये कॉल कर लिया, सही है। इनिशियल स्टेट हमें जो रखनी थी हमने वो रख दी। फिलहाल हमने कहा भाई जब भी कोई आएगा तो हमारी बास्केट क्या होगी, खाली होगी, एरे हमारा क्या होगा, खाली होगा। फिर हमने क्या करा भाई, जैसे हम टाइप बता देते तो हमने इसको एक टाइप बता दी कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, एरे की, जो भी एरे लेगा उसकी टाइप होगी टू डू का एरे। मतलब हर एस के अंदर हमारे पास एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, टैक्स और कंप्लीट के नाम से उसमें वैल्यू जाएगी। फिर दूसरा हमने बनाया था न्यू टू डू और सेट न्यू टू डू वाली कहानी, वो हमने इस तर्ज पे बनाई थी
जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं, सही है, और वो वाला जो डाटा हमें सेव करना है, तो वो बेसिकली इनपुट का डाटा सेव करने के लिए भी बनाया था, सही है। एक हमारी स्टेट है जिसमें आप सिलेक्शन करके डाल रहे हैं सेव, और एक आपकी है जिसमें आप सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हाँ कहीं ख़राब तो नहीं है, सही तो नहीं है, वो वाली कहानी हो गई, सही। अब जब भी कोई बंदा जहाँ पे टाइप करता है, सही है, तो क्या होता है, यहाँ आ जाए, आपने देखा इनपुट, सही है। तो इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स है, हमने बोला एक टेक्स्ट बॉक्स बना दो, वैल्यू क्या दे दो उसको, जो भी न्यू टू डू है, तो न्यू टू डू आप ये देखें, ये वाली जो स्टेट है हमारी लाइन नंबर 13 के ऊपर, ये रहा न्यू टू डू, सही है। तो हमने बोला इसकी जो इनिशियल वैल्यू क्या है भाई इसकी, एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी आप शुरू में जाते हो तो यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आप बोलेंगे सर ये तो लिखा हुआ है एंटर टू डू, तो भाई ये तो प्लेस होल्डर है, तो आप देखो प्लेस होल्डर तो ऐसा है कि आपको हट, खाली आप कुछ भी लगाओगे वो हट जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो वो सिर्फ ऐसा CSS के तौर पे या कुछ दिखाने के लिए एक मैसेज के तौर पे होता है कि इसमें इनपुट में आपको क्या टाइप करना है। आप यहाँ तक आ गए। फिर हमने देखा कि भाई दो स्टेट हमारी बन चुकी हैं। अब हमने जब देखा कि यहाँ पे आपने जब टाइप किया, तो एक फंक्शन कॉल होता है ऑन चेंज का, सही है। ऑन चेंज के ऊपर हमने दे दिया ई, सही है। तो ई बेसिकली क्या है, इवेंट है। मतलब ये जो जिसके ऊपर भी टाइप हो रहा है, जिसके ऊपर भी काम हो रहा है ना, वो उसका पूरा एलिमेंट आ जाएगा इसमें। और अब जब ई डॉट टारगेट करोगे, तो वो क्या बोलेगा भाई, ई के अंदर जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको टारगेट में ले लो, मतलब इसके ऊपर इस पूरा HTML को, उसकी डॉट वैल्यू निकालो, मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ हो, सही, और उसको डाल दो सेट न्यू टू डू, सही है। तो भाई जैसे गेटर सेटर आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा हो तो इस तरीके से ही होता है ये। तो ये बेसिकली क्या होता है भाई, यूज स्टेट हमें दो चीज़ें रिटर्न करती है। एक आपका क्या होता है जिस जो कि सीधा सीधा वैल्यू होती है, और दूसरा क्या होता है कि आपका फंक्शन होता है, सही। वो फंक्शन आपकी हेल्प क्या करता है भाई, आपको क्या कहते हैं, वैल्यू को सेट करने के लिए। तो एक आप, अगर आपको वैल्यू दिखानी है कि स्टेट में जो भी पड़ी है वह आप ये यूज़ करोगे, अगर आपको वैल्यू सेव करवानी है तो आप ये करोगे, सही है। यहाँ तक आ गया, और ये आ गया, सही। तो जब भी आप इनपुट पे क्लिक कर रहे होते हो तो बेसिकली आपकी स्टेट के अंदर चीज़ें जारी होती हैं, सही। और इसी तरीके से आपके पास एक है बटन, और बटन का नाम क्या है भाई, ऐड टू डू लिखा हुआ है उस पर। तो मतलब क्या है, गालिबन इस बटन की बात हो रही है। तो मैंने इधर लिखता हूँ भाई ISFHAN, मैंने लिखा। तो हुआ क्या भाई, जैसे ही मैंने लिखा, तो अगर मेरे पास इसका डेव टूल है इंस्टॉल, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई किस तरीके से ये चलता है, सही है। तो ये देखें आपके पास यहाँ पे मेरे इस तरफ, सही है, इस तरफ ये रही। तो यहाँ देखें भाई स्टेट्स जो थी हमने बनाई थी, ये हमारी टू डू वाली स्टेट्स हैं जिसमें हमने ये डाला हुआ है, ये जिसमें लिस्ट का डाटा पड़ा हुआ है, सही है। और इस तरीके से जो अभी नई स्टेट है, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है इस्फहान, मैं लिखता हूँ इसको AHMED। तो आप देखें जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये मेरी स्टेट जो है यहाँ पे ये पीली पीली जो आ रही है, ये अपडेट हो रही है, सही है। तो हर कंपोनेंट की अपनी एक स्टेट होती है। अब स्टेट क्या है भाई, इस कंपोनेंट की एक शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी मेमोरी थी। तो इनिशियल आप देख रहे होंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है। तो पहली स्टेट में हमने टू डू का डाटा रखा हुआ था, बेसिकली आप देखें तो भाई ये ऐसे, तो ये जो लिखा हुआ है, और फिर ये DDD, तो ये वाला सेकंड पे रखा हुआ है, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, तो इस तरीके से ये हमारा चल रहा है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, मेरे सर के पीछे हो रहा है सब कुछ। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं तो अब थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें चल रही हैं, मैंने कहा ये दिखा दूं। बाय द वे ये एक डेफ टूल होता है रिएक्ट का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे नहीं आएगा किसी के पास। फिर जैसे ही इस बटन के ऊपर हम नीले वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो होता है क्या है भाई, हमारा ये हैंडल टू डू का फंक्शन कॉल होता है। हैंडल टू डू का फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एरो फंक्शन है। आप चाहो इसको ऐसे लिखते, सही है, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे फंक्शन लिख देते,
बात हमारी एक ही थी। अभी हमने एरो फंक्शन बनाया हुआ है इसको, और हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या बताई हुई है, वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सबसे पहले हमने चेक किया भाई किसी ने ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पे इस्फान अहमद की जगह ऐसे बहुत सारे स्पेसेस दे दिए। सही। जैसे ही आप ट्रिम का फंक्शन लगाओगे तो वो सारे स्पेस खत्म हो जाएंगे, वापसी वो डो इनवर्टेड कॉमा जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है वो बन जाएगा। सही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं भाई, चेकिंग द न्यू टू डू आइटम इज नॉट एम्प्टी। सही है, तो हम ये मेक श्योर कर रहे थे यहाँ पे। फिर आपने देखा भाई ये वाला चीज़ अगर नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ टाइप यहाँ पे किया है। मैं इसे टू डू करूँगा तो देखें कुछ भी नहीं होता। तो हमने बोला भाई हमने कुछ टाइप कर दिया। सही है, तो इसका मतलब मैं टाइप किया है। तो जो भी टाइप किया है वो हमारे पास किस में जाता है, न्यू टू डू के अंदर, और सेट न्यू टू डू के अंदर। चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं भाई जो न्यू टू डू है आपका एक्चुअल बेसिकली इनपुट की वैल्यू है, और सेट इनपुट वैल्यू, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैं बल्कि काम करता हूँ ना, मैं अगर इसको कंट्रोल एफ करूँ और न्यू टू डू को बोलो भाई इनपुट वैल्यू, और इसको हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। और फिर सेट इनपुट वैल्यू जो बना हम इसको बोलते हैं, इसका आई कर दो कैपिटल, और इसको भी कर दो रिप्लेस सब जगह। अब देखते हैं चल रहा है हमारा सही। सही है। तो बेसिकली ये क्या हो गया भाई, हमारी इनपुट की वैल्यू हो गई। हमने चेक किया भाई जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू है वो ट्रिम करने के बाद सही है, कोई मसला नहीं है। फिर हमने बोला भाई इनपुट वैल्यू आइटम, बेसिकली क्या है हमारा हमने बोला कि एक नया वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर हमने क्या किया भाई, हमने टाइप बता दी टू डू की, मतलब कि भाई अब इसके इस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना पड़ेगा जिसके अंदर टेक्स्ट होगा और कंप्लीट होगा। अब देखें ये हो गई है एडवांस कोडिंग। सही है, बहुत एडवांस नहीं है ये, मेरे लिए तो बेसिक ही है। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा इसमें मसला हो रहा होगा कि भाई ये तो सर ने इतना ज़्यादा हार्ड करा दिया। क्यों करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अब भाई आपको पता हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को आगे करनी भी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिक है। और मज़े की बात क्या है, आपके पास सारा कोड लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको जाना है पढ़ना है, और नहीं समझ में आ रहा है कॉपी करा चैट जीपीटी को दे दे, उनको उससे समझने की कोशिश करें, आसान कर देगा वो आपके लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, और इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सही। फिर यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया था हमने क्या करा भाई, जो सेट टू डू है हमारे पास, इसके अंदर हमने ये वाला पहले तो टू डू जो थे हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए उसको स्प्रेड ऑपरेटर से कर दिया हमने। सही है। और हमने क्या करा भाई, क्योंकि भाई ये सेट टू डू का हमारे पास क्या लेता है भाई, एक एरे, ये जो है ना सेट टू डू ये एरे लेता है, तो हमने एरे दे दिया। और ये जो हमारे पास न्यू आया था इनपुट वैल्यू आइटम, हमने इसको यहाँ दे दिया, और सेट इनपुट वैल्यू कर दी। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखते हो, सही, तो ये इसने पूरा ऐड कर दिया वो वाली लिस्ट में, और प्लस इसको खाली कर दिया। तो ये देखना एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया वापसी, तो इनपुट की वैल्यू अब खाली एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। तो भैया ये तो है आपका क्या, क्लियर इनपुट फील्ड। सही है। तो भाई ये हो गया आपका एक अदद हैंडल टू डू का फंक्शन। सही है। सिमिलरली अब जब भी कोई इस पर क्लिक करता है कंप्लीट के लिए, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया है तो ये एक लाइन आ गई, इसकी क्या कहानी है। तो भाई आप यहाँ पे आओ अपने HTML में देखो कि भाई ये लाइन वाला काम का है, तो लाइन वाला काम यहाँ पे हुआ हुआ है। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये टू डू की एक लिस्ट है। सही। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा हुआ है भाई, जो भी हमारे टू डूज हैं करंट, उसको हमने मैप करा। मैप करने से हमें क्या हुआ भाई, पहले उसमें हमें मैप में मिला जो भी टू डू आइटम है, अगर पे 4 है तो एक मिल गया, पहले फर्स्ट मिला, उसका इंडेक्स है 0। दूसरे का है क्या है भाई, दूसरे का आपके पास है 1, फिर तीसरे का 2, और फिर 3।
तो 4 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3। पहले में आपके पास ऑब्जेक्ट आता है, दूसरे में नंबर होता है, सही है। तो हमने बोला भाई एक एल बनाओ, क्योंकि मैप है तो जितनी बार वो चलेगा उतना वो करेगा, या क्या कहते हैं, उतने उतने एलिमेंट बनाएगा। जैसे कि अभी हमने एक एक एल थी तो एक 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 क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है ना, फुट का बॉक्स, या हाँ, ये टू डू आइटम का जो बॉक्स है, मैं दूसरा डालता हूँ। मैंने दूसरा डाला तो दूसरा बॉक्स बन गया, सही है। तो वो इस तरीके से वो रेंडर करता है इसको। यहाँ हमने की दे दी ताकि उसको ईजी हो ना ढूंढने में, कि भाई कौन सा नंबर है, 0 की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, वो इजीली ढूंढ सकता है। फिर हमने यहाँ पे एक स्टाइल करा हुआ है। स्टाइल का मतलब ये है कि जैसे इनलाइन स्टाइल होती है सीएसएस में, हमने वो दी हुई है। हमने बोला कि भाई टू डू कंप्लीट अगर होगा तो भाई क्या कर दो, लाइन थ्रू, मतलब इस पे लाइन आ जाए ऐसे, और वरना नन रहेगा। जब भी इस पे क्लिक हो किसी भी इसके ऊपर, सही है, जैसे ये आ रहा है, इस पे क्लिक होगा जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर होगा क्या, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करता है भाई, सबसे पहले इंडेक्स नंबर लेता है कि भाई किस पे काम हो रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं भाई, उसके ऊपर जिसके ऊपर भी काम हो रहा है उसका नंबर मिल गया। मिसाल के तौर पे हमने क्लिक करा है 0 1 पे, तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा, सही है। और वो 1 नंबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, हमें सबसे पहले जो हमारे पास करंट पूरी लिस्ट थी, जैसे कि 6 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम पड़े हुए हैं, हमने उसके ऊपर मैप करके हमने बोला कि अगर ये इसके बराबर है इंडेक्स का, सही है, तो भाई इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट जो है इसका ट्रू कर दो। और इस तरीके से हमने इसकी पूरी लॉजिक बना ली। ये बेसिकली हम स्टेट्स को अपडेट कर रहे हैं। फिर हम आते हैं हैंडल डिलीट टू डू का फंक्शन। उसका भी यहाँ एक बटन बना हुआ है, तो जैसे इस पर क्लिक होता है तो भाई हो क्या रहा है हमारे पास, हैंडल डिलीट टू डू। सिमिलरली हमने एक फ़िल्टर का एक फंक्शन होता है हमारे पास हाई ऑर्डर का, वो क्या करता है, हमने बोला सबको भेज दो लेकिन जो क्या इस इंडेक्स के बराबर। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ इसके ऊपर पहला वाला, तो जो भी 0 इंडेक्स पे था उसको उसने बोला वो नहीं भेजो, बाकी सारे टू डूज को दे दो। अच्छा, स्टेट जब भी चेंज होती है ना हमारी, मिसाल के तौर पे इसमें कोई भी वैल्यू गिरती है या बढ़ती है, तो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ APPLE एप्पल, तो जब जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब तब ये बिल्कुल आपको चेंज कर रहा है। और जैसे ही मैंने करा तो तब भी एक और बार चेंज होगा, लेकिन वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि वर्चुअल डॉम लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मतलब पता नहीं चलेगा, समझ में तो आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो भाई ये थी हमारी सिंपल सी एक ऐप, सही है। इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि भाई आप क्लासेस नेम डाल लेगा, मैं भी ज़रा देखता हूँ इस वीडियो के बाद, तो मैं भी डाल दूंगा, सही। तो ये आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये बेसिकली आपका क्या है, एक अदद कंपोनेंट। प्रॉप्स क्या होते हैं भाई, प्रॉप्स ये होते हैं बेसिकली जैसे कि आप ये किसी भी इसके अंदर आप पास कर सकते हैं। जैसे ये H1 है, सही है, H1 के आप एक वैल्यू पास कर रहे हो टू डू, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो पास हो ना, ये एज अ प्रॉप हो। तो प्रॉप आपको बेसिकली ये जो है ना, दो गोल अंडे कंपोनेंट के यहाँ से रिसीव होते हैं, सही है। मैं बोलता हूँ जैसे कि भाई जब भी कोई कंपोनेंट को यूज़ करेगा उसको हेडिंग देनी पड़ेगी स्ट्रिंग की, सही है। और मैंने इस हेडिंग को लिया यहाँ से, और इसको मैंने बोला ये रही, इस H1 के अंदर मैंने वो जो हेडिंग थी, अच्छा ये अभी मैंने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करा है ना, मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। आप सबसे यहाँ लिख दो prop, सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब प्रॉप्स लिखोगे, अभी यार इसका लंबा हो जाएगा, मेरे को नींद भी तो आ रही है। फिलहाल मैं भी इसको समझाता हूँ आपको ना।
प्रॉप्स है क्या, सही है। फटाफट मैं डॉक्यूमेंटेशन समझा देता हूँ। आप यहाँ पे आ गए, इधर आ गए वापसी, सही है। तो आप देखें भाई, यहाँ पे आपने बोला कि भाई जब भी कोई इसको यूज़ करेगा मुझे यहाँ से वीडियो मिलेगी, और वीडियो का आप इस तरीके से पास कर दोगे तो वीडियो का टैग होगा इस तरीके से, यहाँ पे भी जा रहा है। तो आपके पास प्रॉप्स का ऑप्शन होता है, सही। हम इधर आते हैं, मैं देखता हूँ फटाफट से कोई एग्जांपल मिल जाए। पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट यूज प्रॉप टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सही है। तो बेसिकली एक कंपोनेंट में आपको कोई अपनी वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए हम प्रॉप्स बनाते हैं। अभी प्रॉप्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, सही है। ये तो सिंपल सा कंपोनेंट है भाई, मैंने अवतार का कंपोनेंट बनाया जो कि रिटर्न क्या कर रहा है, एक अदद इमेज कर रहा है, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। और उसने आपको कॉल करा दिया। प्रॉप्स कहाँ आते हैं भाई, असल कहानी जब आप चाह रहे हैं भाई इस अवतार के अंदर आप डाटा पास करना चाह रहे हैं कि भाई इसके ये होगा वो होगा यूँ होगा, तो आपका जो एक्चुअल कंपोनेंट होगा आप इसको इस तरीके से कर दोगे, सही। तो मैं इधर आता हूँ और सही तो कर रहा था, पता नहीं क्यों एरर आ रहा था मेरे पास। मैं बोलता हूँ जैसे कि टाइटल मिलेगा हमें इसके प्रॉप से। और मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे आओ, टाइटल दे दिया, सही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक प्रॉप का बोला कि भाई जब भी कोई जो भी कोई कंपोनेंट इस टाइटल को, ये ऐप का कंपोनेंट यूज़ करेगा उसको टाइटल पास करना लाजमी है। अभी तो खैर ये टाइप का एरर दे रहा है, टाइप स्क्रिप्ट का। अब आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, वो कह रहा है कि भाई टाइटल इज़ मिसिंग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे टाइटल लिखूँगा, सही है। और मैं बोलता हूँ जैसे कि भाई टू डू ऐप लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉप्स को पास करना पड़ रहा होता है। तो ये तो खैर अभी बहुत फटाफट समझाया, मुझे पता है शायद समझ में ना भी आया हो, और अभी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे जाके भी इसको नेक्स्ट जेएस में ही पढ़ेंगे, सही है। तो भाई हमने प्रॉप्स भी देख लिए, सही। हमने कंपोनेंट देखे, हमने स्टेट देखी, हमने इवेंट देखे। इवेंट क्या है भाई, जब भी कोई क्लिक हो रहा है, डाटा ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारे इवेंट्स हैं। फिर लिस्ट देखी हमने कि भाई लूप कैसे होता है। कंडीशनल रेंडरिंग देखी कि भाई ये वाला दिखाना है तो ये दिखाना है। और CSS की स्टाइलिंग देखी। तो ये हमने थोड़ी बहुत जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल थे, वो हमने करके देख लिए। अब आप चाह रहे हैं भाई इसको किस तरीके से कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, तो ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप इसमें एडिट का फीचर डाल दो खुद से, सही है। टू डू को लोकल स्टोरेज जो होती है उसमें सेव करा दो, जो कंपोनेंट है उनको अलग अलग फाइलों में तोड़ दो और उसको सेव करवा लो, सही है। और बाकी सर्वर साइड रेंडरिंग तो इसमें हो नहीं सकती क्योंकि वाइट तो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम रिएक्ट में है ना अभी। बाकी नेक्स्ट जेएस में हम देख लेंगे कि भाई किस तरीके से होता है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में क्या होता है भाई, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम होता है। इसको एक्सप्लोर कर लेगा क्योंकि अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अब मज़े की बात है कि भाई नेक्स्ट जेएस में क्या मसला था, वो रिएक्ट में क्या मसला है। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई यूआरएल में आए और लिखे भाई /ABOUT। अब कोई अब स्लैश अबाउट लिखेगा ना उसको घंटा नहीं पता क्या है। क्यों, क्योंकि भाई राउटर तो इसमें है ही नहीं। आप चाह रहे हो स्लैश अबाउट का पेज खुल जाए, मैं स्लैश होम लिखूँ नहीं मिलूँ। उसके लिए क्या किया गया था, फिर उसके लिए थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज बनी थी, सही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ लाइब्रेरी, जैसे रिएक्ट राउटर है, सही है। तो अगर आप रिएक्ट राउटर को सर्च करेंगे नेट पे, सही, मैं इधर आता हूँ जैसे आपके लिए REACTROUTER। इस तरीके से आपके पास एक रिएक्ट राउटर है, एक रिएक्ट राउटर डॉम है, इससे कि आपके पास बहुत सारी वो है, सही है। ये एक अलग पैकेजेस है, सही है। तो ये क्या करते हैं आपको भाई, ये आपको ये सारे मामला करने का ऑप्शन देते हैं कि आप स्लैश अबाउट लिखोगे तो फिर ये आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सही है। इस तरीके से इसका कॉम्प्लेक्स कोड है जो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
तो ये बहुत एक लंबी कहानी थी, सही है। नेक्स्ट जेएस ने आगे इसको बहुत सिंपल कर दिया। नेक्स्ट जेएस में आप सीधे देखते हैं स्लैश अबाउट पेज, और उसी के हिसाब से आपने अगर फोल्डर बना लिया अबाउट का, और तो जैसे ही आप अबाउट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर में से सारा कंटेंट उठा के कर लेगा। तो ये चीज़ रिएक्ट नहीं कर सकती थी, क्यों? क्योंकि रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी थी यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए थी, जैसे ये बटन बन गया, ये हो गया, तो इस टाइप के काम के लिए बनी थी। और रिएक्ट ने कभी भी इस चीज़ को वो नहीं करा कि नहीं मैं पूरा फ्रेमवर्क बन जाऊंगी। तो रिएक्ट का जो एक्चुअल काम था, रिएक्ट अपना वही काम कर रही है। तो गाइस यहीं तक की थी आज की वीडियो मेरे हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, लेकिन हमारा कोड इंशाल्लाह चल रहा होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। रिफ्रेश करते हैं, ABC डालते हैं, डिलीट करते हैं, हो रहा है। XV डालते हैं और कुछ भी लिख दो, चेक करो, चेक हो रहा है, डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक पूरी की पूरी ऐप बना सकते हैं। तो इसको लाजमी बनाए, लिंक्डइन पे शेयर करेगा, मैं देखूंगा सही है किस किसने बनाई, कि भाई ये मैंने पूरी की पूरी एक टू डू ऐप बनाई है रिएक्ट के अंदर। इससे आपको इतना पता चल जाएगा भाई रिएक्ट एक्चुअल में थी क्या, सही है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, आप चाहो तो डीप जा सकते हो कि भाई ये हमने जब वाइट से इंस्टॉल करा तो इतनी सारी फाइलें कैसे आ गई, हम अपने ज़ाती कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे सवाल है। वो आप मुझसे इवन पूछ भी सकते हैं, सही। सही है, ये इसका एरर भी हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने बता दिया भाई टाइटल जो पास होगा वो स्ट्रिंग के साथ आएगा। तो आप इसको मुझे बताएगा कि भाई को जो भी सवाल है जो भी है कमेंट में नीचे यूट्यूब के लिख देगा, मैं इंशाल्लाह देखूंगा। और मुझे पता है ये बड़ा हार्ड लगेगा आपको, एक एक लाइन करके, बहुत ज़्यादा नहीं, वो इतना ज़्यादा कोड है ऐसे नहीं सीखना, बहुत सिंपल तरीके से आपको इसको देखना है। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। और जब भी मैंने ना इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके बनाया था कि आपको पता हो, एक और गौर से पढ़ेगा करना है क्या, जैसे अपडेट द LI इन योर लिस्ट। तो आप जाओगे, सही है, और देखोगे भाई ये मेरी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट पड़ा है ना HTML में, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम है। तो इस तरीके से LI का जो टैग है, LI का मतलब लिस्ट आइटम। तो इस तरीके से आप इसको पूरा काम करेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ आप लोगों का, सही है। और अल्लाह का शुक्र है एक वीडियो में हो गई, 1 घंटे के अंदर ये मैंने खींच दिया। और लेकिन शायद इसको और लंबा होने की ज़रूरत थी, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्ट की जो रिएक्ट ख़त्म है यहीं पे, अब हम सारा काम वापसी नेक्स्ट जेएस पे करेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट की डिमांड जो है मेरे पास नेक्स्ट जेएस की है, लेकिन ये चीज़ मुझे करवाना लाजमी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली में हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम इस चीज़ को और मैनेज करेंगे नेक्स्ट जेएस में, राउटिंग कैसे चलती है। जो क्लासेस में पढ़ाई गई है वो आपको बहुत थोड़ी सी राउटिंग है, एक्चुअल नेक्स्ट जेएस के अंदर अभी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आई हुई हैं, वो कैसे होंगी, वो किस तरीके से होंगी, क्या फ़ायदा है, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका, सही है, और पीस।